नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर है दिल्ली से। बड़ी अपडेट इस वक्त की दिल्ली से आपको बताते चलें कि पुलिस ने दिल्ली के बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। पहलवानों के इस धरने को लेकर पुलिस की तरफ से सुरक्षा के लिहाज से ये कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसके तहत दिल्ली के बॉर्डर्स की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। किसान संगठनों के दिल्ली आने के इनपुट मिले थे, जिसको देखते हुए पुलिस की तरफ से सुरक्षा के लिहाज से ये कदम उठाया गया है और पुलिस ने बैरिगेटिंग कर दी है। दिल्ली के बॉर्डर्स पर सेंट्रल दिल्ली की तरफ जाने वाले रूट पर बैरिगेटिंग की गई है। पुलिस बैरिगेटिंग की वजह से काफी लंबा जाम लगा है। आम जन जो है उन्हें यातायात में समस्या हो रही है। नॉर्थ दिल्ली की अगर बात करें तो नॉर्थ दिल्ली के इलाकों में बैरिगेट्स लगाकर चेकिंग की जा रही है। बड़ी अपडेट दिल्ली से इस वक्त की आपको बताते चले, यहाँ पर किसानों के आने का इनपुट दिल्ली पुलिस को मिला था, जिसके बाद से ही पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। दिल्ली के बॉर्डर्स पर खासतौर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है बैरिगेटिंग लगाकर, और साथ ही साथ सेंट्रल दिल्ली के आसपास के इलाकों में पुलिस की तरफ से चौकसी बढ़ा दी गई है। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बताते चले दिल्ली से, जहां आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस चाक चौबंद व्यवस्था करते नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। हाल ही में राकेश टिकैत जो है जंतर मंतर पहुंचे थे पहलवानों से मिलने के लिए, और वहां पर उन्होंने कहा था कि वो पहलवानों के साथ हैं और वो उस आंदोलन को एक नया रूप देना चाहते हैं, इस आंदोलन में जुड़ना चाहते हैं, जिसको देखते हुए पुलिस ने भी लगातार नजर बनाई। और इसी बीच एक इनपुट पुलिस को मिला। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि पुलिस ने इनपुट के आधार पर सुरक्षा को लेकर ये रोड मैप तैयार किया है, जहां दिल्ली के बॉर्डर्स पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है और वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ दीपक सिंह, हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए हैं। दीपक, आपसे जानेंगे, किसानों को आने की खबर जो है पुलिस को मिली और उसके बाद जिस तरह से बैरिगेटिंग लगाई गई है, क्या लगता है? जो ये देखते हैं, जो देर रात को मामला जो चला, देखा गया सोहनमान भारती वहाँ फोल्डिंग पलंग लेके पहुंचे और उसी दौरान में दिल्ली पुलिस के जो संजय सिंह है डीसीपी, उन्होंने मना करा भाई ऐसे बिगर परमिशन के कोई सामान नहीं लाने चाहिए, यदि सामान लाना है तो 12 बजे से पहले लाइए। जो अनुमति जब हुई थी समय की है, उसके बाद की कोई अनुमति नहीं है। उसके बाद भी फिर इन्होंने आपस में धक्का मुक्की हुई, दोनों तरफ से बयानबाजी हुई, गाली गुप्तार भी हुई, और बताया जा रहा है किसी एक पुलिस के अधिकारी ने अल्कोहल ले रखा था दारू का, और उससे खुद से खड़ा भी नहीं हो जा रहा, और इस तरह से बातचीत हो रही थी। तो जब भी इसी तरफ से देखा गया, जो पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस अलर्ट हो चुकी है, और अलर्ट पे 3 जगह बैरिकेड लगा रखी है। जो पहले चरण पे बैरिकेड तो अपना देखा जाए, पहला जो गोल चक्कर है वहां से लेके, और फिर दूसरा आगे लगाया पीछे बैक की तरफ, और फिर तीनों तरफ से बैरिकेड कर रखा। और दिल्ली पुलिस बहुत ज्यादा फोर्स बढ़ा चुकी है, और इसमें सीधे ही जो भी पार्टी का कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता हो या नेता हो, उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। दीपक, क्या लगता है कि जो पहलवान धरने पर इस वक्त बैठे हैं, उनके इस धरने में, उनके इस आंदोलन में सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल इसमें आंदोलन के लिए पूरी पाबंदी लगाई जा रही है, जिसमें ज्यादा आगे और ज्यादा बवाल ना हो। और आज देखेगा भी सुप्रीम कोर्ट में आज इसको लेकर सुनवाई भी होगी, और देखा गया शायद कहीं ना कहीं किसकी गिरफ्तारी होगी और ज्यादा ही पता लग जाएगा जल्दी। तो दीपक, इस वक्त जिस तरीके से पुलिस को इनपुट मिले थे कि किसान कूच कर रहे हैं दिल्ली की तरफ और बैरिगेटिंग भी लगा दी गई है, तो क्या इस तरह की कोई व्यवस्था वहां पर देखने को मिली है, या लोग वहां पर आते हुए दिखे हैं जिन्हें पुलिस ने वापस लौटा दिया हो? जी, जैसे कल अभी देखा गया था, 2 दिन पहले राकेश टिकैत पहुंचे थे, और जो तमाम जो है उसके और भी समर्थन पहुंचे थे किसान के। तो अब कहीं ना कहीं लगता है जो किसानों को उनको रोक दिया जाएगा और अंदर आने की जरूरत भी नहीं करी जाएगी, उनको वहीं रोका जाएगा। दिल्ली के सभी जगह, गाजीपुर हो जाए, चाहे तुम्हारा सिंधु बॉर्डर हो जाए, दिल्ली के जितने चारों बॉर्डर है उनमें सभी जगह पाबंदी लगाई जाएगी। तो दीपक, क्या कुछ और पुलिस की तरफ से वहां पर निर्देश दिए गए हैं, या क्या कुछ एडवाइजरी वहां पर जारी की गई है? एडवाइस ये है, धारा 144 लगा चुके हैं। उसको धारा 144 का कोई भी उसका उल्लंघन करता है और तो उसको कहीं ना कहीं उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई लगी जाएगी, उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। और दीपक, क्योंकि लोग जो नॉर्मल लोग हैं जो ऑफिस जा रहे हैं, उन्हें वहां पर यातायात की समस्या खड़ी हो रही है, उसके लिए पुलिस के पास क्या प्लान है? क्या रूट डाइवर्ट करने को लेकर कुछ वहां पर व्यवस्था है? जी, उसमें रूट डाइवर्ट करा जा रहा है, और देखा जा रहा है उसमें परेशानी ना हो किसी को उसको लेकर।
चलिए दीपक, बहुत बहुत उसमें धन्यवाद रूट इस पूरा तमाम डाइवर्ट करा जा जानकारी रहा के है। लिए। और दर्शकों को बता दें कि दिल्ली से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दीपक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने जानकारी दी है कि दिल्ली में कुछ जगहों पर, खासतौर पर सेंट्रल दिल्ली में धारा 144 लगाई गई है और बैरिगेजिंग लगाकर पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही है। और अब मध्य प्रदेश की ओर रुख करेंगे, जहां चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का एक बयान सामने आया है। मंत्री विश्वास का यहां पर कहना है कि हम सभी डॉक्टरों से अपील कर रहे हैं कि डॉक्टरों की सभी मांगे मान ली गई हैं, इसलिए डॉक्टर अनावश्यक तौर पर हड़ताल पर ना बैठें। और उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टरों की मांगों को कागजों पर उतारने के लिए मैं सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर बात कर रहा हूं। उनकी सभी मांगों को सरकार मान रही है। करते हैं कि हमने डॉक्टर्स की सभी बातें मान ली, कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। मेडिकल एजुकेशन से जुड़ी हुई तो कोई मांग ही नहीं है, वो तो सब कुछ हो गई, उनको सब बातें उनकी मान ली। वो क्यों मेडिकल कॉलेज में स्ट्राइक कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य है। हेल्थ से रिलेटेड भी जो डॉक्टर है उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर की हमने सभी बातें मान ली। केवल मेडिकल ऑफिसर का वो 1+4 ग्रेड पे की बात कर रहे हैं, हम 1+3 में ही वही बेनिफिट दे रहे हैं जो 1+4 में मिलता है। तो उनकी सभी बातें मान ली, उसके बाद क्यों स्ट्राइक पे, मुझे आश्चर्य है। डॉक्टर हमारे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं, उनसे आग्रह करता हूं कि काम पर लौटे, क्योंकि मरीज की सेवा करना, मरीज की देखभाल करना, इस संकल्प शपथ के साथ वो डॉक्टर बने और उन्होंने बहुत मेहनत के साथ पहले काम किया है। तो मेरा निवेदन है कि वो वापस आए। पर हमने पूरी वैकल्पिक व्यवस्थाएं की है पूरे प्रदेश में। हमने चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हेल्थ के हमारे जिला अस्पताल हो, या उसके नीचे का कोई भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सभी व्यवस्थाएं हमारी चल। और रायपुर में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी के बजरंग बली वाले बयान पर जमकर हमला किया है। सीएम भूपेश बघेल का यह कहना है कि मोदी जी फेंकने में बहुत माहिर हैं। जो चीज पाकिस्तान में हुई है उससे बिहार का बता देते हैं, जनसंख्या जितनी नहीं है उतनी बता देते हैं। बैन बजरंग दल पर लगाने की बात हुई है और बजरंग बली पर नहीं। बजरंग बली हमारे आराध्य हैं, उनके नाम पर कोई गुंडागर्दी करे ये उचित नहीं है। कार्यकाल जी फेंकने में बहुत माहिर है। अब वो कबीर जी को, गुरु नानक, गुरु गोरखनाथ जी को एक साथ बिठा देते हैं, एक साथ बैठ के समाज के उत्थान की चर्चा करते थे। कौन कौन सदी हुई है, गुरु नानक देव, गोरखनाथ जी, कबीर जी, सबके कार्यकाल अलग है। जो चीज पाकिस्तान में उसको बिहार का बता देते हैं। जनसंख्या जितनी नहीं है उतना जनसंख्या बताते हैं, 650 करोड़ का। भाई बेन लगाने के बाद बोले बजरंग दल को बोला है, बजरंग बली को नहीं। बजरंग बली हनुमान हमारे आराध्य हैं और उसके नाम से आप गुंडागर्दी कर रहे हो, बजरंग नाम जोड़ के, ये तो उचित नहीं है। और राम को ताला लगा, अरे राम, अयोध्या के मंदिर में ताला खुलवाने का काम तो राजीव गांधी ने किया था। तो कितना झूठ बोलेंगे प्रधानमंत्री के रूप में। अब तो इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि लोग अब उसकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसमें भी झूठ बोल गए। बजरंग दल को बैन लगाने के बाद क्यों गुंडागर्दी कर रहे हो? यहां भी क्या कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में कम गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आपको यह अधिकार नहीं मिल जाता कि आप कानून में हाथ मिले। यदि कोई अपराध हुआ है तो अपराधी को सजा देने की प्रक्रिया है, संविधान में व्यवस्था है, पुलिस है, न्याय व्यवस्था है, सीधा एक्शन में। तो बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आप कानून सीधा हाथ में ले लेंगे। तो इस बात को यदि रोक लगाने की बात यदि कांग्रेस कर रही है तो उसकी चर्चा तो नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है, प्रधानमंत्री इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज तत्कालीन जो समस्या है, अडानी तो शेयर इतना गिर क्यों गया, हिडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया है उसके बारे में प्रधानमंत्री जी मौन, एक शब्द नहीं बोल रहे। कर्नाटक के विकास के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। वो या तो अपने बारे में बोलते हैं, अपने मेरे 91 बार गाली दी। अब रायबरेली की ओर रुख करेंगे, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट रायबरेली से, जहां जिला प्रशासन की पोल खुल गई है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं रायबरेली से, जहां जलभराव होने से मतदाताओं को परेशानी हो रही है। रायबरेली में जलभराव की वजह से मतदाताओं को खासा परेशानी, बूथ के अंदर तक भारी जलभराव हो गया है। लेकिन भारी जलभराव के बीच ही मतदाता मतदान करने के लिए मजबूर हैं। जिला प्रशासन जल निकासी का कोई प्रबंध नहीं कर रही है। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बताते चलें,
उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है और इसी बीच आज सुबह से ही मतदान जारी है। लेकिन रायबरेली से अपडेट सामने आई है कि वहां पर जलभराव की स्थिति है, लेकिन प्रशासन लापरवाही दिखा रहा है और जिला प्रशासन जल निकासी के लिए कोई प्रबंध नहीं कर रहा है। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर जिला प्रशासन की पोल खुल गई है। तमाम जो दावे किए जा रहे थे वो सारे धराशायी हो गए हैं कि जो मतदाता हैं जल भराव के बीच में जाकर मतदान कर रहे हैं। बूथ के अंदर भारी जल भराव के बीच ये मतदान हो रहा है। और आपको यहां बता दें कि लोगों का एक कहना है कि प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है जल निकासी की, और जल भराव के बीच वहां पर जाना लोगों के लिए बड़ी समस्या बन गया है। रायबरेली से बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर जल भराव की स्थिति की वजह से मतदान पर असर पड़ता दिख रहा है। हालांकि रायबरेली में जिला प्रशासन की तरफ से तमाम दावे किए गए थे, लेकिन अब वो दावे धराशायी होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोल दी है बारिश ने। बता दें आपको कि बारिश की वजह से जल भराव हुआ है और जो कई पोलिंग बूथ ऐसे हैं जिन पर जल भराव की स्थिति है और लोग पानी में जाकर ही मतदान करने के लिए मजबूर हैं। बड़ी अपडेट इस वक्त की रायबरेली से। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए ओम शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे। ओम शंकर, क्या लगता है प्रशासन की तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही, वो भी आज के दिन, पहले ही चरण के मतदान है आज? जी हाँ, बात करी जाए रायबरेली के, यहाँ पे शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और क्योंकि सुबह जो है वो तेज बारिश हुई थी तो कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत जलभराव की समस्या आ रही है, लेकिन किसी तरह की मतदाताओं को असुविधा ना हो इसका पूरा ख्याल जिला प्रशासन ने किया है। और जो है डीएम, एसपी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेटों की टीम बनाकर लगातार बूथों पर जो है निरीक्षण कर रही है, तो किसी तरह की मतदाताओं को कोई असुविधा ना हो इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पर ओम शंकर, यहाँ जो मतदाता पहुंच रहे हैं उन्हीं की तरफ से आरोप सामने आ रहे हैं कि काफी समय हो गया है लाइन में खड़े हुए, और कई मतदाता ऐसे जो वोट डालकर आ चुके हैं, लेकिन उनका भी ये कहना है कि अभी तक जल निकासी के लिए प्रबंध नहीं किए गए। ये देरी क्यों हो रही है? पर जो रूरल एरिया है वहाँ पर शिकायतें आ रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या रही है, क्योंकि जैसे मतदाता है, कोई मतदाता जो है वो अपनी आईडी भूल गया है, पर्ची लेकर गया है, तो उसको आईडी के लिए बोला जा रहा है। तो इस तरह की कहीं कोई असुविधा नहीं दिख रहा है। इस बारे में जिलाधिकारी से भी बराबर बात हो रही है, पुलिस अधीक्षक से भी बात हो रही है। तो बहुत ज्यादा एक दो जगहों की छोड़ दिया जाए तो बाकी जो है पूरे जनपद में जो है वो शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। जी चलिए ओम शंकर, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और कहा जा रहा है कि जल निकासी को लेकर वहां पर प्रबंध किए जा रहे हैं और ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है। हालांकि रात को अचानक बारिश हुई, इसकी वजह से जल भराव की स्थिति आई है, जिसके लिए प्रशासन भी कहीं ना कहीं अलर्ट नहीं था, और अब इस समस्या का समाधान निकाला जा रहा है। और नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए वेस्ट यूपी के 12 जिलों में प्रचार थम चुका है और आज कई जिलों में वोटिंग जारी है। पहले चरण की वोटिंग की जा रही है और दूसरे चरण की वोटिंग 11 मई को की जाएगी और 13 मई को काउंटिंग शुरू होगी। पश्चिम यूपी में निकाय चुनाव के लिए प्रथम चरण में 4 जिलों में मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी है और मतदाता आज प्रत्याशियों की किस्मत तय करेंगे। एक प्रतिनिधिमंडल अभी आकर आज सायं को हमसे मिला था और उनके द्वारा कहना था कि उनकी तरफ से जो सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है कि उनकी पार्टी द्वारा कांग्रेस और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अहिल्याबाई होलकर नर्सिंग कॉलेज में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर नर्सिंग कॉलेज के हॉस्टल की एक वार्डन ममता पर कॉलेज के ही कुछ स्टूडेंट्स ने आरोप लगाए हैं। आरोप ये हैं कि वार्डन ने अपने पैसे चोरी होने का झूठा इल्जाम लगाया। ये झूठा इल्जाम हॉस्टल की ही लड़कियों पर लगाया और उन लड़कियों की तलाशी ली गई और तलाशी के नाम पर उन लड़कियों के कपड़े उतरवाकर चेकिंग की गई है, जिसके खिलाफ हॉस्टल की सभी लड़कियों ने कॉलेज के बाहर इकट्ठा होकर वार्डन ममता को हटाने के लिए और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग के साथ नारेबाजी की है। पीड़ित लड़की और उसके भाई ने यह भी आरोप लगाया कि लड़कियों के अश्लील फोटोज खींचकर दूसरों को दिखाने की भी बात कही गई है। आपको बता दें कि अहिल्याबाई होलकर नर्सिंग कॉलेज एलएनजेपी हॉस्पिटल से एसोसिएटेड है, जहां पर एलएनजेपी हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने इस मामले की जानकारी होने के साथ साथ मीडिया से बात करने से भी मना कर दिया है। तो वहीं दिल्ली पुलिस दरियागंज थाने में
एसएचओ ने मीडिया से कॉलेज का अंदरूनी मामला बताकर टालमटोल करने की कोशिश की। हालांकि हॉस्टल की लड़कियां और पीड़िता का भाई और उसकी मां एसएचओ साहब से मिलने पहुंची हैं। काफी देर तक कार्रवाई करने की मांग की गई, लेकिन एसएचओ की तरफ से 1 हफ्ते वार्डन को हटाने की बात कहते हुए तहरीर लेकर एफआईआर करने की बात पर मामले को रफा दफा करने की बात कही गई है। उनके पैसे चोरी हो गए थे 6,500 के आसपास। उसके बाद मंडे को हमारा फाइनल प्रैक्टिकल था एक्सटर्नल के साथ, तो उसमें मेरी और एक शीतल नाम की लड़की है उसकी ड्यूटी थी और उसी शीतल की फ्राइडे को भी ड्यूटी थी। तो मैम को पूरा शक गया कि जो पैसे चोरी हुए हैं इस बार वो शीतल ही करे और उनका ये था कि साथ ही मैं उसके साथ हूँ, मैं उसकी बैचमेट हूँ, मैंने और उसने मिलके किया जो भी किया। तो 4 साल से यहाँ पे मेरी बहन हॉस्टल में रह रही है और अभी कुछ दिन पहले से यहाँ पे 1-1.5 महीना पहले एक लड़की ने सुसाइड किया यहाँ पे। तो हमें पता लगा, बट हम भी कंसर्न हुए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। पुलिस ने करी कार्रवाई नहीं करी, हमें नहीं पता। अभी कुछ दिन पहले मेरी बहन पे और यहाँ बहन के साथ एक लड़की पढ़ती है, उस पर चोरी का इल्जाम लगाया वार्डन द्वारा। वार्डन का नाम ममता है। ममता ने उन पर आरोप लगाया। आरोप लगाने के बाद जब उसको तलाशी ली गई उनकी, तो उनके पास में कुछ भी नहीं मिला, जबकि वार्डन ने कहा कि 6,000 रुपये की चोरी हुई है। अभी सेम इंसिडेंट कल रात को दोबारा हुआ, कल शाम को। कहीं ये 4th ईयर में स्टूडेंट्स हैं, इनकी ड्यूटीज बाहर लगती हैं, तो इनको जब लेके जाया गया बाहर, तो वहाँ पे कंप्लेंट की, मतलब पे आरोप लगाया गया कि 8,000 रुपये चोरी हुए हैं। अब वो हॉस्टल आते आते वो 8,000 रुपये के 18,000 उन्होंने कर दिए। और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस ने भी चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दोनों ही पार्टियों ने कई बड़े वादे किए, एक दूसरे की घोषणाओं पर सवाल भी उठाए, लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी का धुआंधार प्रचार जारी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में साख बचाने की कवायद में जुटी है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। बीजेपी ने गांव, गरीब और युवाओं, महिलाओं की समस्याओं और आवश्यकताओं के समाधान को भी प्राथमिकता दी। आज देश की करोड़ों महिलाएं लाखों सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए आत्मनिर्भर भारत को ताकत दे रही है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की व्यवस्था ने किसानों के लिए खेती के मायने बदल दिए हैं। ये काम इसलिए हुए क्योंकि आपने एक परिवार की चिंता करने वाली कांग्रेस को हटाकर सबका साथ, सबका विकास करने वाली बीजेपी को चुना। कांग्रेस जेडीएस ने तुष्टीकरण की नीति के कारण असली जरूरतमंदों को पर कभी ध्यान नहीं दिया। रिजर्वेशन को 15% से बढ़ाकर 17% करने का काम किया है। एसटी के रिजर्वेशन को 3% से 3% से 7% करने का काम किया है। वोकल का रिजर्वेशन को 4% से 6% करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और लिंगायत रिजर्वेशन को 5% से 7% करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाइयों बहनों, अभी आपने फरवरी में देखा होगा, 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी की सीधे सीधे गारंटी मिलेगी। और फिर लखनऊ की बात ही क्या करना, लखनऊ तो सरदेव अटल जी की कर्म साधना की स्थली रही है। लखनऊ को स्वर्गीय टंडन जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है और आज लखनऊ को नेतृत्व इस देश के यशस्वी रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी का सानिध्य लखनऊ को प्राप्त हो रहा है। क्या नहीं है लखनऊ में? डिफेंस कॉरिडोर का नोड और ब्रह्मोस मिसाइल यहीं पे बन रही है लखनऊ में। किसान पथ लखनऊ की एक नई लाइफलाइन बन रही है। ग्रीन कॉरिडोर, मेट्रो और
जो प्रयास डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के समय हुआ था कि मुस्कुराए आप लखनऊ में हैं, आज उसका एक साकार स्वरूप डबल इंजन की सरकार यहां पर ट्रिपल इंजन को अपने साथ जोड़ते हुए लखनऊ को स्वरूप में आगे बढ़ाना चाहती है। आज कोई भी लखनऊ आता है कहता लखनऊ में काफी सुधार है, स्वच्छता है। आज कहता है भाइयों बहनों, ये काम सपा बसपा के लोग भी कर सकते थे, गरीबों को मकान ये भी दे सकते थे, लेकिन जब इनका पेट भरे तब ना, इनको तो अपने परिवार से मतलब ही नहीं था, मतलब ही नहीं था, उससे बाहर निकल ही नहीं सकते थे। और ये जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति किस रूप में उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर रही थी कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट इन्होंने खड़ा किया था। और इसीलिए ये नगर निकाय चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए, दिल्ली से लखनऊ से जो पैसा आए, केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन सरकार जो पैसा नगरीय क्षेत्र में जनता की बुनियादी सुविधा के लिए उपलब्ध कराए, उस पैसे का सही इस्तेमाल हो सके, वो पैसा जनता जनार्दन के लिए उपयोग में आ सके, इसके लिए नगर निगम में भी और नगर निकायों में भी भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड गठित होना चाहिए। बीजेपी ने और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ईडी की चिट्ठी मिलने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि ईडी ने उन्हें चिट्ठी लिखकर खेद जताया है और गलती से नाम लिखने की बात कही। दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ईडी के नोटिस को लेकर बड़ा दावा किया। उनका कहना है कि उन्हें ईडी की चिट्ठी मिली है और ईडी ने उन्हें चिट्ठी लिखकर खेद जताया है। कहा गया है कि चार्जशीट में उनका नाम गलती से आया है। इस मामले को लेकर अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम पर निशाना साधा है। जांच एक झूठ का पुलिंदा है। पहले दिन से मैं ये बात कह रहा हूं, मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई हो, मुझे बदनाम करने की कोशिश हो, दूसरे लोगों की गिरफ्तारी हो, इस सब के पीछे एक ही मकसद है, अरविंद केजरीवाल से नरेंद्र मोदी को डर लगता है और अरविंद केजरीवाल को बदनाम कैसे किया जाए, इसकी पूरी साजिश है। ईडी ने मेरा नाम चार्जशीट में डाला था, फर्जी तरीके से, झूठे तरीके से, बेबुनियाद तरीके से, उस पर मैंने लीगल नोटिस भेजा। आज उस लीगल नोटिस का जवाब दिया ईडी ने। इतिहास में पहली बार ईडी ने माना है, स्वीकार किया है कि मेरा नाम गलती से चार्जशीट में डाल दिया। ये क्या मजाक है? ये क्या झूठी जांच है? ये क्यों नरेंद्र मोदी के इशारे पर ईडी नाच रही है? ये क्यों नरेंद्र मोदी के इशारे पर अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? ये क्यों अरविंद केजरीवाल से डर कर उनके लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है? मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल की छवि को खराब करो। एक झूठी जांच चलाकर, एक बेबुनियाद जांच चलाकर, एक आधारहीन जांच चलाकर सबको फंसाओ, सबको जेल में डालो। मैंने पहले दिन से कहा था, पूरा जीवन ईमानदारी से जिया हूं और जीता रहूंगा। नरेंद्र मोदी जी, आप चाहे जितने प्रयास कर लें, आप अपने इस झूठ में सफल नहीं होंगे। अरविंद। इस बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां विपुल खंड में कई मतदाता जो हैं वो मायूस होकर लौट रहे हैं। बड़ी अपडेट इस वक्त की लखनऊ से, जहां पर मतदान जारी है, लेकिन कई मतदाता ऐसे हैं जो पोलिंग बूथ से मायूस होकर लौट रहे हैं, क्योंकि वोटर लिस्ट में कई मतदाताओं के नाम गायब है। वोटर लिस्ट से नाम न होने से मतदाता परेशान हैं। सुबह सुबह पहुंचे मतदाता, जब वोट डालने का समय आया तो पता चला है कि उनका नाम वोटिंग लिस्ट में है ही नहीं। सुबह से वहां पर कतार में खड़े मतदाता मायूस होकर वापस लौट रहे हैं। राजधानी के विपुल खंड 3 के बूथ का यह मामला है, जहां पर मतदान जारी है, लेकिन मतदान के वक्त कई मतदाता ऐसे हैं जिनका सूची में नाम नहीं है।